नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका दोस्त सोनू। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल हिंदी की बातें में। यहाँ हिंदी माध्यम में 9th से 12th के बच्चों के लिए कुछ सपोर्ट मटेरियल लाने का प्रयास किया जा रहा है। इस कंटेंट को AI की मदद से आकर्षक बनाया गया है। आशा है ये आपको पसंद आएगा। मुझसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। औद्योगिकरण का युग, ये शब्द सुनते ही जहन में क्या आता है? शायद ऊंची ऊंची चिमनियां, भाप से चलते इंजन और एक ऐसी दुनिया जो बहुत तेजी से बदल रही थी। इसे अक्सर हम आधुनिकता की तरफ एक बहुत बड़ी और शानदार छलांग के तौर पर देखते हैं। लेकिन क्या कहानी बस इतनी ही सीधी सादी है? देखिए, औद्योगिकरण की जो छवि हमें दिखाई जाती है वो अक्सर एक जादुई बदलाव जैसी होती है। जरा इस तस्वीर को देखिए। इसका नाम है सदी का उदय। यहाँ एक देवदूत है जो पंखों वाले पहिए पर बैठा है। ये पहिया तरक्की का प्रतीक है और इसके पीछे रेलवे, कैमरे, कारखाने। ये तस्वीर चीख चीख कर कह रही है कि टेक्नोलॉजी एक नया सुनहरा भविष्य लेकर आई है। ये नई दुनिया की जीत का जश्न है। लेकिन क्या ये कहानी सच में इतनी ही आसान थी? क्या इस चमचमाती हुई तस्वीर के पीछे कोई और हकीकत भी छिपी हुई थी? चलिए, आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं और इस शानदार कहानी के पीछे की असली सच्चाई को परत दर परत समझते हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं, लेकिन कारखानों से नहीं, बल्कि उससे भी पहले से। ये सुनकर शायद थोड़ी हैरानी हो, लेकिन इंग्लैंड में पहली फैक्ट्री लगने से बहुत पहले से ही इंटरनेशनल मार्केट के लिए बड़े पैमाने पर कपड़ों का प्रोडक्शन हो रहा था। पर सवाल है, कैसे? इस सिस्टम को इतिहासकार कहते हैं आदि औद्योगिकरण या प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। सोचकर देखिए, ये कुछ कुछ आज के वर्क फ्रॉम होम जैसा ही था। सारा कंट्रोल शहर में बैठे व्यापारियों के हाथ में होता था, लेकिन काम गांवों में लोगों के अपने घरों में होता था। एक पूरा डिसेंट्रलाइज सिस्टम था ये। तो सवाल उठता है कि ये व्यापारी शहर छोड़कर गांव की तरफ क्यों जा रहे थे? इसकी वजह थी शहरों के पावरफुल गिल्ड्स। ये कारीगरों के संगठन थे जिनका प्रोडक्शन से लेकर क्वालिटी और कीमत तक हर चीज पर पूरा कंट्रोल था। किसी नए व्यापारी के लिए शहर में आकर काम शुरू करना लगभग नामुमकिन था, तो उन्होंने एक नया रास्ता निकाला, चलो गांव की ओर। और ये पूरा प्रोडक्शन प्रोसेस एक नेटवर्क की तरह काम करता था। व्यापारी ऊन खरीदता, उसे कताई के लिए गांवों में भेज देता, फिर वो धागा बुनकरों और रंगरेजों के पास जाता और आखिर में लंदन में उसे फिनिशिंग टच देकर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेच दिया जाता। सोचिए, एक अकेला व्यापारी सैकड़ों लोगों से उनके घरों पर काम करवा रहा था। तो क्या इसका मतलब ये है कि जैसे ही फैक्ट्रियां आईं, हाथ का काम एकदम से खत्म हो गया? अक्सर हम यही सोचते हैं, है ना? लेकिन हमारी दूसरी हकीकत इसी आम सोच को तोड़ती है। असल में हाथ की कारीगरी और भाप की शक्ति के बीच की इस लड़ाई में टेक्नोलॉजी की रफ्तार बहुत ही धीमी थी। ये आंकड़ा आपको शायद चौंका देगा। 19वीं सदी के अंत तक, जब माना जाता था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन अपने चरम पर है, तब भी सिर्फ 20% मजदूर ही मॉडर्न फैक्ट्रीज में काम करते थे। यानी बाकी के 80% लोग अब भी पारंपरिक तरीकों से छोटी छोटी वर्कशॉप्स और घरों में ही काम कर रहे थे। उस दौर का औसत मजदूर मशीन ऑपरेटर नहीं, बल्कि एक हाथ का कारीगर था। तो उद्योगपति मशीनों पर पैसा लगा क्यों नहीं रहे थे? जवाब बहुत सीधा सा है, क्योंकि इंसान मशीनों से सस्ते पड़ रहे थे। ब्रिटेन में मजदूरों की कोई कमी नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ मशीनें बहुत महंगी थीं, बार बार खराब हो जाती थीं और उनकी मरम्मत पर भी भारी खर्च आता था। और हाँ, हाथ से बने जो बारीक डिजाइन वाले प्रोडक्ट थे, उनकी मांग हमेशा रहती थी, जिसे मशीनें बना ही नहीं सकती थीं। और इसका सबसे बड़ा सबूत है स्टीम इंजन। जब जेम्स वॉट ने इसे बेहतर बनाया, तब भी सालों तक उसे कोई खरीदार नहीं मिला। आपको यकीन नहीं होगा कि 19वीं सदी की शुरुआत तक पूरे इंग्लैंड में कितने स्टीम इंजन थे? सिर्फ 321। ये नंबर दिखाता है कि नई टेक्नोलॉजी को अपनाने की रफ्तार असल में कितनी ज्यादा धीमी थी। लेकिन इस सारी तरक्की की, इस सारी प्रगति की कीमत कौन चुका रहा था? कारखानों और मशीनों के इस नए दौर में मजदूरों की जिंदगी कैसी थी? यही है हमारी तीसरी और शायद सबसे स्याह हकीकत। ब्रिटेन में मजदूरों की जिंदगी बेहद मुश्किल थी। नौकरियां कम थीं और वो भी जान पहचान वालों को मिलती थीं। काम भी सीजनल था,
यानी साल के कई महीने बेरोजगारी में कटते थे। और इसी बेरोजगारी और असुरक्षा के डर ने मजदूरों को नई टेक्नोलॉजी का दुश्मन बना दिया। जब स्पिनिंग जेनी नाम की मशीन आई तो ऊन काटने वाली महिलाओं ने उस पर हमला कर दिया। उन्हें डर था कि ये एक मशीन कई लोगों का रोजगार छीन लेगी। अब यही कहानी भारत में भी दोहराई जा रही थी, लेकिन यहां एक नया किरदार मैदान में आ चुका था, ईस्ट इंडिया कंपनी। कंपनी ने भारतीय बुनकरों पर अपना कंट्रोल बनाने के लिए खुद के एजेंट नियुक्त किए, जिन्हें कहा जाता था गुमाश्ता। ये गुमाश्ता गांव के लिए बाहरी थे और बुनकरों पर बहुत जुल्म करते थे। वो अपने साथ सिपाही लेकर आते और काम में देरी होने पर बुनकरों को सजा देते, मारते पीटते। कंपनी एडवांस के नाम पर बुनकरों को कर्ज के जाल में फंसा लेती थी, जिससे वो किसी और के लिए काम ही नहीं कर सकते थे। नतीजा, कई बुनकरों को अपना पुश्तैनी काम छोड़कर या तो गांव से भागना पड़ा या फिर खेतों में मजदूरी करनी पड़ी। तो ब्रिटेन की फैक्ट्रियों का पहिया दिन रात घूम कैसे रहा था? हमारी चौथी और आखिरी हकीकत इस राज से पर्दा उठाती है। इस सफलता का राज उसके उपनिवेशों में छिपा था, और खासकर भारत में। ये कहानी है कि कैसे मैनचेस्टर के बने कपड़े ने भारत के अपने उद्योगों को पूरी तरह तबाह कर दिया। जैसे जैसे अंग्रेजों की ताकत बढ़ी, भारत के पुराने व्यापार के केंद्र बर्बाद होने लगे। सूरत बंदरगाह इसकी सबसे बड़ी मिसाल है। एक जमाने में जहां से 1.6 करोड़ रुपए का व्यापार होता था, वो कुछ ही दशकों में गिरकर सिर्फ 30 लाख पर आ गया। पुराने रास्ते बंद हो गए और सारा कंट्रोल बॉम्बे और कैलकाटा जैसे नए बंदरगाहों पर चला गया, जो सीधे सीधे अंग्रेजों के हाथ में थे। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 1811 में भारत के कुल निर्यात का 33% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ सूती कपड़े का था? हम दुनिया के सबसे बड़े कपड़ा निर्यातक थे। और सिर्फ 40 साल बाद ये आंकड़ा 33% से गिरकर सिर्फ 3% पर आ गया। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक पूरे उद्योग, लाखों कारीगरों और एक पूरी अर्थव्यवस्था की तबाही की कहानी है, जो इन दो आंकड़ों में छिपी है। तो जब भारत का कपड़ा बाजार से गया तो उसकी जगह किसने ली? मैनचेस्टर की मिलों में बने सस्ते मशीन मेड कपड़े ने। जैसा कि यहां साफ दिख रहा है, भारत में ब्रिटिश कपड़ों का आयात तेजी से बढ़ता गया और 1870 आते आते भारत में आने वाला आधे से ज्यादा सामान सिर्फ ब्रिटेन का कपड़ा था। और ये सिर्फ दाम का खेल नहीं था। ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स बड़े स्मार्ट थे। वो अपने कपड़ों पर मेड इन मैनचेस्टर का ठप्पा लगाते थे, जो क्वालिटी का भरोसा देता था। और तो और, वो भारतीय ग्राहकों को लुभाने के लिए लेबलों पर देवी देवताओं और महाराजाओं की तस्वीरें तक छापते थे। एक बहुत ही सोची समझी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी थी ये। लेकिन भारत चुप नहीं बैठा। इस आर्थिक गुलामी के खिलाफ एक जोरदार आवाज उठी। स्वदेशी आंदोलन ने लोगों से विदेशी सामान का बहिष्कार करने की अपील की और भारतीय उद्योगपतियों ने अपने उद्योगों को बचाने के लिए सरकार पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। उस दौर के भारतीय विज्ञापनों में ये राष्ट्रवादी भावना साफ झलकती थी। उनका संदेश सीधा और साफ था, अगर आप राष्ट्र की परवाह करते हैं तो उन चीजों को खरीदिए जिन्हें भारतीयों ने बनाया है। और यही सवाल हमें आज भी सोचने पर मजबूर करता है। आज की इस ग्लोबलाइज्ड दुनिया में, जहां सामान दुनिया के किसी भी कोने से आ सकता है, मेड इन इंडिया या लोकल खरीदों का ये विचार कितना मायने रखता है? इस सवाल का जवाब शायद इतिहास की इन परतों में ही कहीं छुपा है। इसी जरूरी सवाल के साथ आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। शुक्रिया मित्रों, मुझे बेहद खुशी है आपने मेरा वीडियो पूरा देखा। मुझे आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। आपके सवाल और कमेंट्स का स्वागत है, जिससे मैं इस कंटेंट को और बेहतर बना सकूं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना न भूलें। थैंक यू।